नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए पति की बेवफाई। खून को जला देने वाली जून की तपती दोपहरी लोगों के शरीर से पसीना चू रहा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठी लाजो अपने गांव जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बहुत परेशान है। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके कानों से किसी की थकी हुई आवाज टकराई। भाई, अपने बीवी बच्चों के लिए पसीना नहीं बहाएंगे तो किसके लिए बहाएंगे? सोच की गहरी खाई से निकलकर लाजो ने आवाज की तरफ देखा। दो पतले दुबले अधेड़ आदमी लकड़ी के बड़े ठेलों पर लदे भारी सामान को कंधे से खींचकर माल गोदाम की तरफ ले जा रहे थे। गर्मी में भारी ठेलों को खींचना मुश्किल हो रहा था। फिर भी दोनों पूरी ताकत से ठेलों को खींच रहे थे। एक तो चिलचिलाती धूप, ऊपर से गर्मी का मौसम। दोनों पसीने से लथपथ होने के बाद भी पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। उन दोनों को तपती दोपहरी में इस तरह मेहनत करते हुए देखकर लाजो के मन में हुक सी उठी। उसने अपने मन में कहा, काश उसका मर्द भी इन मर्दों की तरह मेहनती होता तो आज उसे अपने गांव का रास्ता नहीं नापना पड़ता। यही सब सोचते हुए लाजो की अपनी पिछली जिंदगी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बचपन से लेकर जवानी तक उसने अपने माँ बाप के घर में तंगहाली और बदहाली झेली, क्योंकि उसका बाप कागज की थैलियां बनाकर बाजार में बेचता था। उससे जो भी आमदनी होती थी उसी से लाजू के घर में चूल्हा जलता था। लेकिन समय में बदलाव आ गया। शहर तो क्या, गांव में भी कागज की थैलियों का चलन बंद हो गया। कागज की थैलियों की जगह पॉलीथीन ने ले ली, जिसकी वजह से लाजो के बाप की आमदनी न के बराबर रह गई और उसके घर में फाका कसी होने लगी। अरमान तो लाजो के दिल में बहुत थे, पर उनको पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। साल भर में किसी तीज त्योहार पर जैसे तैसे उसको एक सस्ता सा सलवार सूट मिल जाता था। वह उसे ही नियामत समझकर अपने सीने से लगाकर रख लेती। उसका मन तो बहुत करता कि वह उस नए सूट को पहनकर अपनी सखी सहेलियों को दिखाए, लेकिन वह अपने मन को मार कर रह जाती थी। और तब तक वह उस सूट को ज्यादा नहीं पहन पाती थी जब तक उसे दूसरा सूट नहीं मिल जाता था। इसीलिए उसकी सखी सहेलियां भी उसे कंजूस मक्खी चूस कहकर चिढ़ाती थी। कहने को उसकी सखी सहेलियां भी इतनी सुखी संपन्न घरों से नहीं थी, पर लाजो की तरह उनके घरों में फाका कसी और तंगहाली नहीं थी। उन्हें खाने और पहनने को भरपूर मिलता था। वो खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए कभी कभी सौंदर्य प्रसाधनों का भी इस्तेमाल कर लिया करती थी। फिर भी वह लाजो जैसी खूबसूरत नहीं दिखती थी। भले ही ऊपर वालों ने लाजो को भौतिक और आर्थिक सुख से वंचित रखा, पर उसे शारीरिक और मानसिक सुंदरता से भरपूर नवाजा था। गोरा रंग, तीखे नाक नक्श, लंबी कदकाठी और कमसिन व सुडौल जिस्म दिया था। उसके रंग रूप और कदकाठी पर हर रंग का कपड़ा फबता था। जब भी कभी लाजो अपनी माँ या सखी सहेलियों के साथ तैयार होकर गांव में कहीं जाती तो किसी अप्सरा से कम नहीं दिखाई देती। बरबस ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता था। अपनी तंगहाली और बदहाली को लेकर लाजो ने न तो कभी भगवान को और न ही अपनी किस्मत को कोसा। उसने कभी यह ख्वाब भी नहीं देखे कि अपनी सखी सहेलियों की तरह उसके पास भी जिंदगी की सारी खुशियां और सुख सुविधाएं हों। वह हमेशा वर्तमान में ही जीती रही। हाँ, उस वक्त जरूर उसकी सुनी आंखों में चमक आ गई थी जब पड़ोस के गांव से उसके लिए शादी का रिश्ता आया था। उस समय उसने जरूर सोचा था कि अपने माँ बाप के घर में उसने जिस तंगहाली बदहाली और अभावों को झेला है, उसे उनसे निजात मिल जाएगी। क्योंकि जिस रमेश से उसका रिश्ता तय हुआ था वह दिल्ली की किसी फैक्ट्री में परमानेंट काम करता था। रमेश थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होने के साथ साथ शहर में रहने की वजह से काफी शौकीन मिजाज था। रमेश के माता पिता तो उसका रिश्ता किसी ऐसे परिवार में करना चाहते थे जहां से उन्हें अच्छा दान दहेज मिलता। क्योंकि रमेश भले ही
दिल्ली की फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उसकी गिनती गांव के होनहार लड़कों में होती थी। लेकिन एक दिन रमेश अपने किसी दोस्त के साथ लाजो के गांव आया था। वहां पर उसकी नजर लाजो पर पड़ गई थी। रमेश लाजो की खूबसूरती पर मर मिटा था और उसने अपने घर में यह ऐलान कर दिया था कि वह शादी करेगा तो लाजो से ही करेगा, किसी और से नहीं। लाडले बेटे की जिद के आगे रमेश के माँ बाप को झुकना पड़ा और लाजो से उसका रिश्ता तय हो गया। रमेश से अपना रिश्ता तय हो जाने के बाद लाजो को अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। वह रमेश को लेकर अपनी नई जिंदगी के ख्वाब देखने लगी और सोचने लगी कि अब वह गांव की लाजो नहीं, शहर की लाजवंती हो जाएगी। रमेश से शादी होने के बाद उसके दुर्दिन खत्म हो जाएंगे। जिन खूबसूरत और महंगे कपड़ों को वह तन पर डालने के लिए अब तक तरसती रही, जो गहने उसकी पहुंच से बाहर थे, अब वो सब उसे शादी के बाद खुद ब खुद मिल जाया करेंगे। जिस दिन लाजो दुल्हन बनकर रमेश के घर आई, तो रमेश के सभी सगे संबंधी और गांव वाले उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। सभी ने ऊपरी मन से एक ही बात कही कि रमेश ने बिना दहेज के लाजो से शादी करके कोई गलती नहीं की। चांद सी खूबसूरत लाजो किसी कीमती दहेज से कम नहीं है। रमेश तो जैसे लाजो को पत्नी के रूप में पाकर खुद को नसीब वाला समझ रहा था। लाजो की सास भी उसकी सुंदरता पर निहार हो रही थी, उसकी बलाइयां ले रही थी और यह कहकर कि मेरी फूल सी बहू को किसी की नजर न लग जाए, बार बार उसकी नजर उतार रही थी। ससुराल में इतना प्यार पाकर लाजो तो जैसे फूली नहीं समा रही थी। एक औरत को और चाहिए भी क्या? प्यार करने वाला पति और मान सम्मान देने वाले सास ससुर, वो सब लाजो को भरपूर मिल गया था, जिससे वह बार बार अपनी किस्मत को सराह रही थी। शादी के बाद जब लाजो पहली बार रमेश के साथ अपने मायके आई तो उसे देखकर गांव वालों की आंखें चौंधिया गई, क्योंकि सजी धजी लाजो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। गोरे सुडौल जिस्म पर लिपटी कीमती आसमानी रंग की साड़ी और कीमती गहने उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। लाजो अपनी सहेलियों से मिलने और उनके सामने अपनी ससुराल वालों और रमेश की तारीफ के कसीदे काढ़ने के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन उसकी सहेली उससे मिलने से कतरा रही थी। लाजो को क्या पता था कि उसकी सहेलियां उसके इस नए रंग रूप को देखकर उससे जल भून गई थी। लाजो की सहेलियां जब उससे मिलने नहीं आई तो खुद लाजो उनसे मिलने उनके घर गई, मगर किसी ने तबीयत ठीक न होने का बहाना बना दिया और किसी ने घर में बहुत काम होने का बहाना बनाकर उससे पल्ला झाड़ लिया। उस समय लाजो को बहुत निराशा हुई थी, वह अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। कुछ दिन अपने घर रहने के बाद लाजो रमेश के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद लाजो बहुत खुश थी, क्योंकि नए तरीके से उसकी जिंदगी शुरू हो रही थी। उसने सोच लिया था कि वह रमेश की कमाई न सिर्फ खाने पीने और पहनने ओढ़ने में उड़ाएगी, बल्कि वह उसकी कमाई को बचाकर भी रखेगी, जिससे वह अपना एक छोटा सा घर बना सके और रमेश को एक बाइक खरीद कर दे सके, जिससे रमेश को दिल्ली की बसों और मेट्रो में धक्के न खाने पड़े। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि लाजो के साथ दिल्ली आने के बाद रमेश ढंग से अपनी नौकरी कर ही नहीं पाया। उसे यह डर सताने लगा कि उसके काम पर चले जाने के बाद लाजो किसी को अपना दिल न दे बैठे, या फिर लाजो के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। ऐसा वह इसलिए सोचता था क्योंकि जो भी लाजो को देखता था वह आहें भरकर रह जाता। रमेश की फैक्ट्री के शिफ्ट इंचार्ज ने तो उससे यह तक कह दिया था कि कहां से चुरा लाया इस चांद के टुकड़े को। भाई रमेश, हमारा तो दिल आ गया भाभी के ऊपर। माँ कसम, भाभी जैसी जन्नत की हूर हमारे को मिल जाए तो हम उसे रानी बनाकर रखें। रमेश के कई बार मना करने के बाद भी शिफ्ट इंचार्ज किसी न किसी बहाने रमेश के घर आ धमकता और लाजो को गलत निगाहों से घूरता, जिससे रमेश और भी डरने लगा। उसने लाजो को सख्त हिदायत दे दी
कि जब भी उसका शिफ्ट इंचार्ज उसके घर आता है तो वह उसके सामने न आया करे। लाजो ने कई बार रमेश को समझाया भी कि वह ऐसे कब तक घर में पड़ा रहेगा। वह काम पर नहीं जाएगा तो हम खाएंगे क्या, कमरे का किराया कहाँ से चुकाएंगे। उसने यह भी कहा कि अगर उसे देखकर किसी की नीयत खराब होती है तो होने दो, वह घर से बाहर निकलेगी ही नहीं तो कोई उसका क्या कर लेगा, और फिर वह कोई मिठाई तो नहीं है जो उसे कोई निगल लेगा। इसके बाद भी रमेश नहीं समझा तो लाजो ने उससे कहा कि वह उसे गांव छोड़ आए, लेकिन अपनी नौकरी ढंग से करे। अगर उसकी नौकरी छूट गई तो हम क्या करेंगे, हमारी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। पर रमेश उसे गांव छोड़ने को भी राजी नहीं हुआ। काम पर बराबर न जाने के चक्कर में रमेश की आधे से अधिक तनख्वाह कट जाती। जो थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती उसे मकान मालिक झपट लेता। घर चलाने के लिए रमेश को अपने संगी साथियों से उधार लेना पड़ता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि रमेश के ऊपर हजारों रुपए कर्जा हो गया, जिसकी वजह से रमेश मानसिक तनाव में रहने लगा, जिससे छुटकारा पाने के लिए वह शराब पीने लगा। लाजो उसे समझाती, उसके आगे रोती गिड़गिड़ाती और कहती कि हम रूखा सूखा खाकर वक्त काट लेंगे और लोगों का सारा कर्जा चुका देंगे, बस वह ढंग से अपनी नौकरी करे और दारू न पिए। मगर लाजो की बात का रमेश के ऊपर कोई असर नहीं होता। जिस लाजो को देखकर रमेश जीता था, अब उसे उसकी जरा भी चिंता नहीं रहती। वह दिन दिन भर शराब के नशे में बेहोश पड़ा रहता। लाजो कुछ कहती या शराब पीने का विरोध करती तो रमेश उसे मारता पीटता, उसे गालियां बकता। लाजो सब कुछ चुपचाप सहती रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती। वह यह सोचकर सब्र करने लगी कि तंगहाली और बदहाली से उसका पीछा छूटने वाला नहीं है। खुशहाली के दिन तो उसकी जिंदगी में हवा के झोंके की तरह आए और चले गए। लाजो को इतना दुख अपनी फाकाकशी का नहीं था जितना दुख उसे रमेश को देखकर होता था। वह जब भी रमेश को शराब के नशे में बेहोश पड़ा देखती तो मन ही मन रोती। रमेश के बद से बदतर होते हालत का जिम्मेवार वह खुद को मानने लगी। वह सोचने लगी कि अगर वह उसकी जिंदगी में नहीं आती तो रमेश न तो अपनी नौकरी में लापरवाही करता और न ही दारू पीना सीखता। उस दिन तो लाजो जैसे टूटकर बिखर ही गई थी। जिस दिन रमेश का शिफ्ट इंचार्ज अचानक उसके घर आ गया और रमेश से अपने कर्ज के 50,000 रुपए मांगने लगा। रमेश ने पैसे न होने की मजबूरी जाहिर की तो वह उसे गंदी गंदी गालियां बकने लगा और उसे जेल भिजवाने की धमकी देने लगा। तो लाजो ने कहा, भैया आप चिंता न करें, आपका एक एक पैसा हम चुका देंगे। कहाँ से चुकाओगी भाभी, 50,000 रुपया कम नहीं होता है, और जिस नौकरी पर तुम फूल रही हो रमेश की वो नौकरी तो कभी की छूट चुकी है। रमेश की नौकरी छूट जाने की बात सुनकर लाजो को ऐसा लगा जैसे उसकी मुट्ठी से जिंदगी सूखी रेत की तरह सरक गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। लाजो के काफी समझाने और कहने सुनने के बाद भी जब रमेश ने कोई काम धंधा नहीं पकड़ा तो लाजो को एक रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में 6-7 हजार रुपए माहवार का काम मिल गया। अब लाजो सुबह को जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर अपने काम पर निकल जाती, फिर रात को काम से वापस आकर घर का काम करती। भागम भाग भरी जिंदगी में लाजो मशीन बनकर रह गई। उसे इतनी भी फुर्सत नहीं मिल पाती कि वह आराम से रमेश के साथ बैठकर उससे बात कर सके, जिससे रमेश उससे खफा रहने लगा। कभी कभी लाजो को घर लौटने में थोड़ी बहुत देर हो जाती तो वह उसे उल्टा सीधा बकता और उस पर झूठे इल्जाम लगाता कि वह जानबूझकर देर से आती है, उसका किसी से चक्कर चल रहा है, उसी के साथ वह मौज मस्ती करती है। रमेश की जली कटी सुनकर लाजो को कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह बात को आगे न बढ़ाने के चक्कर में खामोश हो जाती।
रमेश की कामचोरी, हरामखोरी और उसके प्रति उसके बदले रवैये से लाजो पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन जब रमेश ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया तो उसका मन रमेश की तरफ से और खट्टा हो गया। रमेश के कहे शब्द उसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर कचोटने लगे। रमेश से उसका बात करने का भी मन नहीं करता, न उससे उसका कोई लगाव रह गया था। वह उससे निजात पाना चाहती थी, इसीलिए उसने फैक्ट्री में ओवर टाइम करके रमेश का कर्ज चुकाने लगी, क्योंकि कर्ज की वजह से ही शिफ्ट इंचार्ज रोज रोज उसे रास्ते में रोककर परेशान करता था। उससे बेकार की बातें करके उसका मन कसैला कर देता था। वह उसे रमेश के खिलाफ भड़काता था और रमेश को छोड़कर खुद से शादी करने का दबाव बनाता था। लाजो कर्जे की मजबूरी में छटपटा कर रह जाती थी। वह चाह कर भी उसका विरोध नहीं कर पाती थी, इसीलिए वह जितनी जल्दी हो उसके कर्ज से मुक्त होकर उसकी गंदी नियत और निगाहों से बच जाना चाहती थी। फिर एक दिन रात को करीब 12 बजे रमेश शिफ्ट इंचार्ज के साथ उसके घर में आ धमका। वह दोनों ही नशे में धुत थे। अचानक उसे इस तरह रात को अपने घर में देखकर लाजो का तन बदन सुलग गया। उसने उससे कहा, आप यहाँ इस समय क्या करने आए हैं? लाजो की बात पर शिफ्ट इंचार्ज मुस्कुराने लगा और ललचाई दृष्टि से लाजो को घूरते हुए बोला, मैं तुझसे अपना कर्जा वसूलने आया हूँ। कर्जा? मैं आपका आधे से ज्यादा कर्जा तो चुका चुकी हूँ। अब जो भी 10-15 हजार रुपया रह गया है वो भी जल्द ही चुका दूंगी, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, फिर कभी यहाँ आने की जुर्रत भी मत करना। लाजो की बात पर वह हंसते हुए बोला, लाजो, तू कौन सा कर्जा चुकाने की बात कर रही है? मुझे तो तेरी एक पाई भी नहीं मिली है। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? मैंने दिन रात मेहनत करके इन 7 महीनों में रमेश के हाथों आपको पूरे 35,000 रुपये भिजवा चुकी हूँ। और आप? लाजो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? रमेश तेरे सामने बैठा हुआ है, इसी से पूछ ले। इसने मुझे आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। लाजू के ऊपर तो जैसे वज्रपात हो गया। वह ठगी सी खड़ी रह गई। फिर उसने खुद संभला और गुस्से से रमेश को झकझोरते हुए बोली, चुपचाप बैठे हो, बोलते क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे हाथों से इनके लिए रुपए भिजवाए थे कि नहीं? तू क्या समझती है लाजू? तेरे झूठे बोलने या ड्रामा करने से तेरी सच्चाई छिप जाएगी। तू क्या सोचती है मैं दारू के नशे में रहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मालूम? मुझे सब कुछ मालूम है लाजो। मुझे मालूम है लाजो कि तेरे और शिफ्ट इंचार्ज के बीच क्या चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से तुझे इनके साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा है। तूने मुझे धोखा दिया है लाजो। तू धोखेबाज है, झूठी है, फरेबी है, बेवफा है तू। तू ने मेरे साथ बेवफाई की है। तू बेवफा है, बेवफा है तू। कहकर रमेश जार जार रोने लगा और रो रो कर कहने लगा, लाजो तू बेवफा है, तू धोखेबाज है। लाजो आवाज सी खड़ी आंखें फाड़कर कभी रमेश को तो कभी उसके शिफ्ट इंचार्ज को देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस्मत उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है। जिस रमेश को वह कर्जे से मुक्त करवाना चाहती थी, वही रमेश उस पर बेवफा और धोखेबाज होने का आरोप लगा रहा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपनी बेगुनाही का रमेश को क्या सबूत दे। उसे कैसे समझाए कि उसने उसके सिवा किसी और के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। थोड़ी देर में रमेश सामान्य होकर बोला, लाजो तू तो इंचार्ज साहब के साथ मौज मस्ती मारेगी, मलाई मक्खन उड़ाएगी, पर तेरे चले जाने के बाद मेरा क्या होगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। इसीलिए मैंने तेरे दिए पैसे इंचार्ज साहब को न देकर अपने पास ही रखे हैं। इसके अलावा मैंने तेरे भरोसे इंचार्ज साहब के 25,000 रुपए और ले लिए हैं, ताकि तेरे चले जाने के बाद जब तक मुझे कोई काम धंधा नहीं मिल जाता, उन्हीं पैसों से गुजर बसर करूंगा। रमेश, तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और हाँ, तुम कह रहे हो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तो मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? इतनी भी नादान मत बनो लाजो। मैं क्या कह रहा हूँ तू अच्छी तरह समझ रही है लाजो। मैं तो तुझे कोई सुख नहीं दे पाया, लेकिन यह इंचार्ज साहब है ना, बड़े ही दरिया दिल इंसान हैं।
इनके पास घर, पैसा, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं है। ऐश करेगी तू इनके साथ, तुझे रानी बनाकर रखेंगे। बहुत प्यार करते हैं यह तुझे। जा, इनके साथ चली जा। रमेश की बातों से लाजो का खून खौल गया। वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाई। उसने आव देखा न ताव चटाक से उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे रमेश बिलबिलाकर रह गया। वह घायल शेरनी की तरह उसे घूरने लगी। फिर उसने रमेश के मुंह पर थूकते हुए कहा, अरे धिक्कार है ऐसे मर्द पर जो जरा सी शराब के लिए गैर मर्द के हाथों अपनी बीवी का सौदा कर दे। सुन, तूने इनका कर्जा खाया, अब तू ही इसके साथ जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाएगी कैसे नहीं, मैं तुझे भेजूंगा। कहकर वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा तो लाजो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग इकट्ठे होने लगे। लोगों को इकट्ठा होते देख रमेश और शिफ्ट इंचार्ज वहां से खिसक लिए। लोगों के पूछने पर लाजो फफक कर रो पड़ी। रोते रोते उसने उन्हें रमेश और शिफ्ट इंचार्ज के नापाक इरादों के बारे में बताया। तो लोगों ने कहा कि रमेश तो ऐसा कई लड़कियों के साथ कर चुका है। वह भोली भाली लड़कियों को शादी का झांसा देकर अपने साथ यहाँ ले आता है और फिर कुछ दिन उन्हें अपने साथ रखता है, और जब उनसे उसका दिल भर जाता है तो उन्हें दूसरे लोगों के हाथ बेच देता है। इस चक्कर में वह कई बार जेल भी जा चुका है। और रमेश की फैक्ट्री की नौकरी और शिफ्ट इंचार्ज, वो सब? लाजो ने पूछा। वो सब एक छलावा और दिखावा है, लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का। सच तो यह है कि रमेश कहीं नौकरी करता ही नहीं है। वह शिफ्ट इंचार्ज भी रमेश की तरह ही धोखेबाज है। तुम उसके साथ चली जाती तो वह तुम्हें किसी तीसरे आदमी के हाथ बेच देता। रमेश की सच्चाई सामने आते ही लाजो एकदम खामोश हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस रमेश को उसने अपना भगवान समझकर पूजा था, वह उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। रमेश ने मुझे ही नहीं, अपने घर वालों, गांव वालों, सबको धोखा दिया है। सब रमेश को अच्छा लड़का मानते हैं। किसी को नहीं मालूम सीधा सादा सा दिखने वाला रमेश यहाँ गुनाह की गहरी अंधेरी खाई में डूबा हुआ है। उसके जज्बातों और अरमानों से किस्मत इतना बड़ा खिलवाड़ करेगी, वह यह सोच भी नहीं सकती थी। लाजो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसके हाथ में किसी ने बर्फ के अंगारे थमा दिए हों, जो उसे ठंडक पहुंचाने की बजाय उसके मन मस्तिष्क को सुलगा रहे हों। रात भर लाजो खुद की किस्मत को कोसती रही और सोचती रही कि वह रमेश और उसके साथी शिफ्ट इंचार्ज को उनकी करतूतों की सजा जरूर दिलवाएगी, और गांव जाकर रमेश को सबके सामने बेनकाब करेगी, ताकि रमेश फिर कभी किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद न कर पाए। सुबह होते ही लाजो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां जाकर उसने रमेश और उसके साथी शिफ्ट इंचार्ज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद वह अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन आ गई। अचानक गाड़ी आ जाने का शोर सुनकर लाजो की विचार श्रृंखला टूट गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को साफ किया और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।